मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी 2 बार सांसद रहे कुशीनगर से। 19,000 वोट से जीत हासिल की थी। क्या कोई भी शिकायत पब्लिक को नहीं थी, और अगर नहीं थी तो फिर इलेक्शन अगला हार क्यों गए? 2004 का जो लोकसभा चुनाव था उस समय किसी अन्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों ने आगे आकर आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट क्या आज एक राजनीतिक स्टंट बन चुका है? कुशीनगर एयरपोर्ट जो कई सालों से बंद था, उसको चलाने का प्रयास किया था। तो सरकार ने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए? लखनऊ में देखिए, जो किसी ने नहीं करके दिखाया, अखिलेश जी ने 2.5 साल में मेट्रो चलाने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी ऐसा कहा जाता था कि भाई यादवों को खाली ज़्यादा प्रिविलेज दी जा रही है। ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के समय पर कानून व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई थी। 112 जो पुलिस की गाड़ी थी उसको चलाने का काम किया था। उस समय जो बाहुबल था वो आम इंसान को जीने नहीं दे रहा था। बाहुबल तो आज भी कायम है। राम मंदिर का जो निर्माण किया गया था, बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया गया, उसी सीट से सरकार हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा ज्यादा किया। तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर का पूरा दिखावा था? वो राजनीतिकरण कर रही थी उसका। 500 सालों से जो पेंडिंग पड़ा है वो कंप्लीट हो और वहाँ राम मंदिर बने। नहीं तो किसी ने उसका विरोध तो नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जब इतने अच्छा काम करती थी तो आखिर हर बार हारने का कारण क्या हुआ? पिछले 2 बार से तो हार ही रही है। जनता सबसे उम्मीद रखती है और सबको मौका देती है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तभी विकास हो सकता है। उन 2 बाहुबली नेताओं की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनके पास इतने केसेस निकलेंगे, 158 केस थे एक के पास। तो आखिर बार बार समाजवादी पार्टी ने इनको क्यों मौका दिया? देखिए, हम भी नाम नहीं लेना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं का, जो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है। अब देखिए विकास दुबे जैसे कितने एनकाउंटर कर दिए गए, जो बाहुबली थे। सब कुछ करने के बावजूद भी उस चयनित क्षेत्र से आप जीत नहीं पाए। कम वोटों से हम लोग वहां पे हार पाए थे। नमस्कार। राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे नेता ऐसे आते हैं जो अपना अमिट छाप छोड़ जाते हैं जनता के बीच। अपने कारनामों से, अपने कामों से बहुत गहराई से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। ऐसे ही हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता विजेंद्र पाल यादव जी। मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी 2 बार सांसद रहे कुशीनगर से, विधायक भी रहे और काफ़ी बाहुबली चर्चित चेहरा रहे। तो उनके बारे में एक बार एक डिटेल चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ये सफ़र कैसा रहा? आपको विरासत में मिली है ये पूरी राजनीतिक सोच, समझ, सूझबूझ। तो आपको क्या लगता है कि आप इतने एजुकेटेड होने के बाद क्या उनकी विरासत को संभाल पाएंगे या फिर अपने दम पर कुछ नया काम करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी राजनीति की, और उन्होंने चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने का काम किया। सबसे पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था सन 1980 का, वो चौधरी चरण सिंह जी ने उनको बुला करके और स्वयं उनको टिकट दिया था, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग थे। लोगों के बीच में जा कर के और चौधरी चरण सिंह के जो उद्देश्य थे उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया। इसी को देख करके चौधरी चरण सिंह बहुत प्रभावित हुए कि एक नौजवान लड़का जो है हमारे पद चिन्हों पर चलकर लोगों का काम कर रहा है और किसानों और मजदूरों की, सबकी जो पुराने पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसीलिए उन्होंने मौका दिया। 1980 में पहला चुनाव वो जो है 1500 वोट से हार गए थे जी। उसके उसके बाद सन 1984 में उनको दोबारा मौका मिला, जिसमें उन्होंने 19,000 वोट से जीत हासिल की थी, पहला चुनाव जो है। उसके बाद 1989 में उन्होंने जनता दल के चुनाव पे चुनाव लड़ा, लोकसभा का। उस समय विधानसभा के चुनाव साथ में चल रहे थे। उस समय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री जब बनाने की बारी आई तो उनका पूरा सहयोग रहा उनको मुख्यमंत्री बनाने में, माननीय मुलायम सिंह जी को। और उन्हीं के साथ आदरणीय हमारे पिताजी उन्हीं के साथ लग गए और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देते रहे। सब जब 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उस समय नेताजी के साथ माननीय पिताजी उनके संस्थापक सदस्यों में से रहे, और आज भी वो उनके मुलायम सिंह के जो कारवा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ये तो एक आपका राजनीतिक इंट्रोडक्शन है। थोड़ा पर्सनली जानना चाहूँ आपके बारे में कि पर्सनली आपको राजनीति विरासत में मिली है जी, अगर नहीं मिलती तो आप क्या होते? देखिए, सही बात है कि विरासत में मिली है, और पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं पहले विरासत राजनीति में आऊँ,
हर कोई चाहता है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बने, चाहे कोई फौज में जाए। क्योंकि मैं अपने परिवार में इकलौता लड़का था, 4 बहनें हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी जो जरूर चाहे होंगे कि मैं राजनीति में ना आकर के कुछ अच्छा काम करूं। जी। तो जब हम लोग पिताजी के साथ देखते थे, चलते थे, राजनीति देखते थे, लोगों की सेवा करना उनका काम था, उनका पूरा ध्यान जो है समाज के लोगों को जोड़ने में और उनके लिए काम करने में लगा दिया। उन्होंने परिवार की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो माताजी हों चाहे बच्चे हों, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो घर पे भी बहुत कम समय देते थे, पूरा अधिक से अधिक समय वो अपने समाज के लोगों को देते थे, जनता के बीच में दे देते थे। तो आपको कभी शिकायत नहीं हुई इस बात से कि पिताजी आप घर में टाइम नहीं दे रहे हो, जनता की सेवा में लगे हो, या आप उसको एंजॉय करते थे, आप भी जाके करते थे? थोड़ा सा कष्ट तो होता था हम लोगों को भी कि पिताजी हम लोगों को बहुत समय कम देते थे, और उसी बीच कुछ कारण ऐसा हुआ कि हमको हॉस्टल में डाल दिया गया था। तो हम लोग खोजते थे कि भाई पिताजी हमसे मिलने आए, तो उनके पास वो भी समय नहीं होता था कि हम अपने बच्चों से जाके मिल लें, किसी ना किसी को भेजते थे। तो बड़ा, क्योंकि माताजी का तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हम लोग तो वही खोजते थे कि पिताजी आएँ तो हम लोग से मिल के अपनी बात हम लोग करें, लगाव थोड़ा सा चाहते थे हम लोग भी। मगर परिवार से उनका नाता बहुत कम था, वो हमेशा जनता के बीच में रह के इन्होंने सेवा किया है, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कष्ट नहीं होता था कि भाई चलिए, इनका जो भाव है सेवा करना वो उनका महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसका पूरा सहयोग किया उन्होंने। तो आपने एक ग्रेजुएशन की, आपने लॉ में ग्रेजुएशन की है मेरे ख्याल से, उसके बाद आपने परिवार को देखा, संभाला। पिताजी के पदचिन्हों पे चलने का आपने ख्याल बचपन से बना रखा था, या फिर आपको लगा कि नहीं अब मुझे ज़रूरत है राजनीति में उतरने की? जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हम लोग देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे, लॉ की ग्रेजुएशन चल रही थी। सन 2004 की बात है, जब पिताजी बहुत मेहनत कर रहे थे और एंड वक्त पे माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, उस समय किसी अन्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। तो बड़ा लोगों में आक्रोश हुआ। लोगों ने आगे आकर और पिताजी को हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं और हम आपको जिताएंगे। लोगों ने जगह जगह पे हमारे पिताजी को तौलने का काम किया सिक्कों से। करीब 100 जगह से अधिक उनको सिक्कों से तौला गया। क्या बात है। इसके लिए सांसद जी ने, मेरे पिताजी ने पडरौना की जनता को शुक्रगुजार करते हुए, और उन्होंने ज़िले के लिए जो उन्होंने एक वादा किया था कि पडरौना की जो बंद चीनी मिल है, जो सन 1998 में बंद हो गई थी, उसको सन 2005 में चलाने का काम किया। इसलिए जनता ने और सांसद जी ने दोनों का लगाव एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ गया है। सर, वो क्या लगता है कि आजकल आप देख रहे हो, इलेक्शन से पहले वादे कुछ किए जाते हैं, लोगों को बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। आपके पिताजी जब सांसद रहे, क्या उन वादों को पूरा कर पाए? और क्या कोई भी शिकायत पब्लिक को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर इलेक्शन अगला हार क्यों गए? देखिए, जनता की अपने नेता से बहुत उम्मीद होती है, और बहुत से नेता भी चाहता है कि हम जनता के जो वादे करते हैं उसको हम पूरा कर सकें। कुछ कारण ऐसा होता है कि आदमी जनता के बीच में जो किया हुआ वादा है उसको पूरा नहीं कर पाता है। मगर मेरे पिताजी ने लोगों से जो वादा किया था उसको अधिकतर पूरा करने का काम किया। 1993 में जब मुलायम सिंह सरकार बनी थी, मुझे याद है, और जनता के बीच में भी उन्होंने कहा था कि मैं पडरौना को जिला घोषित कराऊंगा। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारे पिताजी से पूछा कि आप मंत्री पद चाहते हैं कि आप जिला चाहते हैं? तो मेरे पिताजी के द्वारा मंत्री पद ठुकरा दिया गया था। क्या बात है। और उन्होंने जनता के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण काम कराया। सन 1993 में पडरौना को जिला घोषित काम कराया था, और वहीं से लखनऊ से डीएम और एसपी को मुलायम सिंह जी ने लेके आए और वहाँ पे बैठाने का काम किया। बहुत बढ़िया। सुनने में तो ये भी आया कि जब आपके पिताजी सांसद हुआ करते थे तो कुशीनगर एयरपोर्ट का जो नींव है वो पूजन है आपके पिताजी द्वारा किया गया। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो अस्तित्व में नहीं आया, राजनीतिक बातें होती रह गई? ये 2012 की बात है, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए कुशीनगर का विकास करना चाहा,
उस समय एक परियोजना लाना चाहते थे, धरातल पर लाना चाहते थे। उसका उन्होंने नींव भी रखा था, उद्घाटन भी किया था, मैत्रेय परियोजना, जिससे जो बौद्ध अनुयायी हैं वो अधिक से अधिक लोग कुशीनगर में पहुंच के और यहाँ पे दर्शन करें, क्योंकि वहाँ बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। इसी के एवज में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोगों को जो बाहर से आते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उनके आने के सुविधा के लिए उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट जो कई सालों से बंद था उसको चलाने का प्रयास किया था। उसी के एवज में अखिलेश यादव जी ने लगभग 150 करोड़ रुपया उन्होंने राज्य सरकार से धन अवमुक्त करके और उसका बाउंड्री वॉल और उसको रिपेयर करने का काम कराया था उन्होंने। उसी का भूमि पूजन माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी कैबिनेट मंत्री थे और माननीय सांसद जी उसमें पार्टी में हम लोग थे, तो हम लोग के द्वारा उसका पूजन कराया गया था। आपको क्या लगता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट क्या आज एक राजनीतिक स्टंट बन चुका है? कुशीनगर एयरपोर्ट जो इस समय सरकार जो चल रही है उसकी मंशा कुशीनगर एयरपोर्ट को चलाने की नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री इस समय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका पूरा फोकस गोरखपुर पर टिका हुआ है और जबकि उनका लगाव कुशीनगर से ज़्यादा रहता है, उसको वो विकसित नहीं करके वो गोरखपुर को ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं। गोरखपुर में सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, वो गोरखपुर में विकसित करना चाहते हैं। अगर वो गोरखपुर विकसित करेंगे तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट बना है उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। और वो जिस तरीके से जहाँ आज हमको लगता है जिस दिन से माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया उसके बाद से 1-2 महीने बस उड़ान भरी, उसके बाद से आज तक वो बंद पड़ी हुई है। अब वो क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किन कामों को रोक दिया है और किन कामों को उठाया जो आपकी सरकार के दौरान किए गए थे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत से ऐसे विकास के काम किए थे जो आज धरातल पे ना के बराबर काम चल रहा है। जैसा कि 108 एम्बुलेंस जो है, अखिलेश जी की बहुत बड़ी सोच थी कि जो एक्सीडेंट में लोग दुर्घटना होती है उनको सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनका उपचार हो सके। वही इस समय जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। जो अखिलेश जी का जो चलाया हुआ वाहन थे वो आज भी चल रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी कभी तो उनकी जो गाड़ियां हैं बिना पेट्रोल और डीजल के बंद हो जाती हैं रास्ते में, जिनको लोगों को धक्का देखते हुए आप देखते होंगे। क्या लगता है आपको कि मौजूदा सरकार और आपके समय की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों के बीच में एक अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता किसमें है और किसमें रही है? देखिए, हर इंसान विकास चाहता है जी, रोजगार चाहता है, ये सरकार दोनों नहीं दे पा रही है। तो आपके टाइम पर जो सरकार ने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए? अखिलेश जी की जो सोच थी, उनकी सोच ये थी कि उनका विकास पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। लखनऊ में देखिए, जो किसी ने नहीं करके दिखाया, अखिलेश जी ने 2.5 साल में मेट्रो चलाने का काम किया। आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उन्होंने 2 साल में कंप्लीट करने का काम किया था। और ये सरकार कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने बनाने का काम किया, जिसकी नींव अखिलेश यादव जी रख के गए थे। आज वो अपना फीता काटने का काम कर रहे हैं, मगर नींव तो अखिलेश यादव जी ने रखा था। लेकिन विकास को रोका नहीं जा सकता ना, वो भी तो जरूरी है। विकास ये लोग करना नहीं चाहते हैं। विकास किए होते तो आज बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं वो नहीं घूमते। सर, इस बात में बात करना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी के टाइम पर 20 से 25% युवा बाहर नौकरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने अगर प्रयास किया होता तो शायद आज जो मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं और प्रांत में जाके लोग परेशानी झेल रहे हैं, अपने पास इतना रिसोर्सेज हैं, इतने स्पेसेस हैं कि वहाँ पर रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपकी सरकार ने भी तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। देखिए, कोई कमी नहीं थी। उनको अगर दोबारा मौका मिला होता अखिलेश जी को, तो निश्चित तौर पर वो उस कमी को वो पूरा कर दिए होते। और जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार, ये जो सरकार जो आई थी ये यही कह के आई थी हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। मगर आज आप देखिए, जाके कहीं किसी थाने में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, कोई भी काम अगर वहाँ भाजपा का नेता भी चला जा रहा है तो उसका काम भी बिना पैसे का नहीं हो पा रहा है। ये लोग केवल पूरे प्रदेश के नौजवानों को
हिंदू मुस्लिम के नाम पे केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं और उसी में उलझाए हुए हैं ताकि हमें रोजगार ना देना पड़े। नहीं, इसमें एक बात भी सामने आती है कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी ऐसा कहा जाता था कि भाई यादवों को खाली ज़्यादा प्रिविलेज दी जा रही है, उनको मौके दिए जा रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो या कोई भी तमाम घोटाले भी सामने आए। तो आपको क्या लगता है कि समाजवाद होना कोई बेकार है, गुनाह है, या फिर जैसे कि अचानक चेहरा राजनीति में सामने आया माननीय योगी जी का, उस टाइप के लोगों को आगे लाना चाहिए, या वंशवाद में जो चला आ रहा है उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए? अखिलेश जी का जो काम है वो उनका काम बोलता है और आज भी वो उनका काम बोल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं किया गया जिसे वो अपने काम को गिना सकें। अगर वो कहते हैं कि हमने रोड बनाई है तो रोड जितनी भी बनी है वो अखिलेश यादव जी की देन है, उसका उद्घाटन इन्होंने बस किया है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सोच थी, उन्होंने जितनी भी सरकारी नौकरियां थीं उसको पूर्ण रूप से भरने का काम अखिलेश जी ने किया था। लेखपालों की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, उनके सोच जो थी, और महिलाओं को हर महीने 500 रुपये देने का काम अखिलेश जी ने किया था, और बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ उन्होंने रोज़गार दिया था। तो उनकी सोच ये थी कि हम नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको पैसा भी दें, और जो रोज़गार पा जाए वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा कहने में आता है कि अखिलेश यादव जी के समय पर कानून व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई थी, ठीक नहीं थी, और आज के टाइम में और उस टाइम में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की बात है तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही उन्होंने 112 जो पुलिस की गाड़ी थी उसको चलाने का काम किया था। वो उनकी दूरदर्शी सोच थी, और उन्होंने वो दूरदर्शी सोच उन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने विदेश भेज करके अपनी जो कमेटी थी उसको उन्होंने दिखवाया था और उसको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू कराने का काम किया था। लेकिन सर एक बात बताएं कि इतने सारे बाहुबली नेता पैदा हो गए यूपी के अंदर में उस समय, अब देख ही रहे, अभी तो एनकाउंटर होने स्टार्ट हो गए तो थोड़ा लगाम भी लगी, पर उस समय जो बाहुबल था वो आम इंसान को जीने नहीं दे रहा था, उसके बारे में क्या आपकी टिप्पणी है? बाहुबल तो आज भी कायम है, बाहुबली लोग तो आज भी एमएलसी और एमएलए बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको ज़्यादा टिकट दिया जा रहा है? आज भी दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन युवा काफ़ी नेता ऐसे आए जिन्होंने शैक्षणिक तौर पर अपने आप को साबित किया कि हम पढ़े लिखे हैं भाई, जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। उस ज़माने में देखा जाता था कि अल्पसंख्यक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, या ये भी देखा जाता था कि जिसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया हो उसको ज़्यादा ये तो केवल प्रचार प्रसार करने की बात है। अच्छा, सच्चाई क्या इसके पीछे? सच्चाई ये है कि हर वर्ग के लोगों को अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, और अधिक से अधिक लोग जीत के भी आए थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुस्लिम हो। अब ये कहें कि 2022 का चुनाव आप देख लीजिए, मुश्किल से आप लोग कहते हैं कि यादव लोगों की पार्टी है, यादव लोगों की सरकार बनी है, 28 यादव लोगों को 403 विधायक की सीट है, जिसमें से 28 यादव लोगों को टिकट दिया गया था। आप लोकसभा उठा के देख लीजिए, आज जो हमारी जो शक्ति है वो किस बल पे है। आज हमारे पुष्पेंद्र सरोज जी हैं जी, प्रिया सरोज जी हैं, ये लोग युवा नई पीढ़ी वाले लोग हैं जो शिक्षित हैं, लोकसभा में बोलने का काम कर रहे हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, आपको याद होगा कि राम मंदिर का जब निर्माण किया गया था, बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया गया, पूरे देश में दिवाली मनाई गई, लेकिन उसी सीट से सरकार हार गई। तो इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? देख लिए, समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती है, भक्ति सबके मन में होता है। कुछ लोग दिखा के करते हैं, कुछ लोग बिना दिखाए अपनी भक्ति करते हैं, मगर भक्ति प्रेम जो है सबके मन में होता है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा ज़्यादा किया, उस पर काम कम किया। तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर का पूरा दिखावा था? भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोपेगेंडा बनाना चाहती थी, उसके नाम पे वोट लेना चाहती थी, वो राजनीतिकरण कर रही थी उसका, इसलिए उनको हार का मुंह देखना पड़ गया। लेकिन ये भी तो सच है कि भारतीय जनता भी वही चाहती थी कि कम से कम राम मंदिर जो इतने 500 सालों से जो पेंडिंग पड़ा है केस, वो कंप्लीट हो और वहाँ राम मंदिर बने। नहीं तो किसी ने उसका विरोध तो नहीं किया, सबने उसका समर्थन किया, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो हर पार्टी ने उसका सहयोग किया है। तो आपको क्या लगता है हार के पीछे का कारण क्या रहा? हार का कारण उनके भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिकरण रहा कि उस केवल उन्होंने फोकस किया राजनीति के लिए।
अगर सच्ची भक्ति के साथ वो लोग जाते तो निश्चित तौर पर वो चुनाव जीते होते। एक बात और, जो आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए, उन्हीं के कार्यों को आगे लेकर बीजेपी वोट मांग रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जब इतने अच्छा काम करती थी तो आखिर हर बार हारने का कारण क्या हुआ? पिछले 2 बार से तो हार ही रही है। देखिए, चुनाव के कारण बहुत होते हैं, हार के कारण बहुत होते हैं। जनता सबसे उम्मीद रखती है और सबको मौका देती है। अब उम्मीद ये है कि लोकसभा में आपने देखा, ये लोग कह रहे थे कि हम 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे, मगर यही जनता ने उनको पलट कर रख दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी को और 6 सीट कांग्रेस पार्टी को दिया। तो ये तो जनता का मूड है, कब बदल जाएगा, क्योंकि जनता हमेशा विकास की बात सोचती है जी। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तभी विकास हो सकता है। ये तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर इलेक्शन लड़ा और जीता, इसके बाद क्या ऐसी रणनीतियां हैं जो समाजवादी पार्टी अपनाएगी? क्या वो अलायंस करेगी और पार्टियों के साथ वापस फिर से? अलायंस की बात रही तो अलायंस तो समय बताएगा कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, मगर जो समाजवादी पार्टी इस समय जो काम कर रही है वो पीडीए पर अपना काम कर रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अच्छा, इन सबको जोड़ने का काम सभी कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो गांव-गांव जाकर इन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता इससे सामान्य जो लोग हैं वो थोड़े नाराज हो जाएंगे? समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है। जिस तरीके से बिखराव भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ किया है, उन लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, वो समाजवादी पार्टी नहीं करती है। तो सर, लड़ाने का काम तो आपके भी एक नेता ने किया था, जो करणी सेना के ऊपर बोल दिया था, माँ करणी के ऊपर बोला था। देखिए, करणी सेना के लोग किसी के दम पर उपद्रव करेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो खुल के आएगी ही। किसी की मंशा नहीं होती है कि वो धर्म के नाम पर और किसी जाति के नाम पे कोई बोल दे। तो एक माफ़ी मांगने में कौन सी बड़ी बात थी? एक माफ़ी मांग लेते, जनता ही तो है, उन्हीं को लेके तो आगे बढ़ना है। अब ये देखिए, ये तो पुस्तकों का खेल है। कुछ लोग दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ लोग दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं। जो उन्होंने पढ़ा उन्होंने बोल दिया। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे बाहुली नेता रहे जिन्होंने संसदीय रहने के बावजूद भी जनता को बहुत बुरी तरह से परेशान किया। उदाहरण के तौर पर जो इनकाउंटर जिनका हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन 2 बाहुली नेताओं की जब हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनके पास इतने केसेस निकलेंगे, 158 केस थे एक के पास। तो आखिर बार बार समाजवादी पार्टी ने इनको क्यों मौका दिया जनता के बीच आने का, जबकि उनके प्रतिद्वंदी नेता बहुत अच्छे थे समाजवादी पार्टी के पास, उनको टिकट तक नहीं दिया गया? देखिए, हम भी नाम नहीं लेना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं का, जो ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। आप ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप तो नेता हैं। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है। आप देखिए, विकास दुबे जैसे कितने एनकाउंटर कर दिए गए जो बाहुबली थे और सामान्य जाति से आते थे। विकास दुबे पे हो सकती है, जो सजाती लोग हैं उन पे क्यों नहीं हो सकती है? चल जो रही है, हमारे मुझे लगता है। मुख्यमंत्री जी के जो सजाती लोग हैं उन पे क्यों नहीं हो सकती है कार्रवाई? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? उन पे भी कई सारे मुकदमे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे आपने 2 दशक देखे हैं जब 2 सरकारें बदली हैं, किस दशक में अब वो क्या लगता है कि कार्य अच्छा किया गया, बेरोजगारी खत्म की गई या कोशिश की गई, विकास कार्य अच्छे किए गए, या लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनी, एम्स नए खुल गए हैं, आपके एयरपोर्ट ज़्यादा बन गए हैं? अब क्या लगता है कि इस टाइम में काम कम हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में? गोरखपुर में एम्स खुला है तो उसका देन अखिलेश यादव जी को जाता है कि उन्होंने, जब सरकार थी तो उन्होंने ज़मीन जो उपलब्ध कराई वो अखिलेश यादव जी की देन है। पर उसको निर्माण तो नहीं करा पाए ना बॉस। उसको इतने दिनों तक पेंडिंग क्यों रखा गया था? उसका निर्माण तुरंत हो जाना चाहिए था। जब अखिलेश जी ने जमीन दे दिया तो उसका साल भर बाद निर्माण क्यों शुरू हुआ? तो उनकी मंशा हमेशा विकास की रही है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने पर कोई भी कार्य आप पसंद तो नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से इस सरकार को? पसंद नापसंद की बात नहीं है। देखिए, हमको विकास चाहिए। कोई ऐसा नेता जो भाजपा में आपका पसंदीदा हो? अब हम तो कहेंगे भाई नितिन गडकरी जी हैं, जो इस पूरे भारतीय जनता पार्टी में विकास की रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क क्षेत्र में ही काम हो रहा है। बाकी तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। आप किसी भी नेता से, आप भारतीय जनता पार्टी नेता से ही पूछेंगे तो आप कहेंगे कि नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नितिन गडकरी समाजवादी पार्टी में आके प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं तो क्या अखिलेश यादव जी एग्री होंगे इस बात पर? देखिए, तो विचारों की बात है। अब अखिलेश यादव जी, अगर उनके विचार नितिन गडकरी से मिलते होंगे, नितिन गडकरी के विचार अखिलेश जी से मिलते होंगे, दोनों लोग हाथ मिलाएंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी का इलेक्शन लड़ेगी तो शीर्ष चेहरा वापस अखिलेश जी रहेंगे या कोई और नया चेहरा सामने आएगा? अखिलेश यादव जी हमारे चेहरा हैं।
उनके क्योंकि अलावा और भी उनकी- चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो कि अच्छा बाहुबल भी रखते हैं और साथ में अच्छी छवि रखते हैं। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आपको 2 बार चांस दिया गया इलेक्शन का, आपने लड़ा भी बखूबी, अपना बाहुबल दिखाया, अपनी लोकप्रियता दिखाई। क्या कारण रहा कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी उस चयनित क्षेत्र से आप जीत नहीं पाए? विरासत के नाम पे मैंने भले ही टिकट पा गया था, मगर मैंने भी जनता के बीच में काम किया था और मौका जनता ने नहीं दिया। फिर भी मैं जनता के बीच में आज भी बना हुआ हूं और जनता के बीच में जाके सेवा करता हूं। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, अगर 2017 में हमको पडरौना से दोबारा टिकट मिला होता तो निश्चित तौर पर हम जीत के जरूर आते। नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार के खाते में चली गई थी, इसलिए हमको कहीं और जाना पड़ा था। 15 दिन में चुनाव लड़ना था दूसरे जगह से। फिर भी मैंने वहाँ लड़ाई मजबूती के साथ लड़ा और कम वोटों से हम लोग वहाँ पे हार पाए थे। और आगे हमें उम्मीद है कि हमें मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीत के जाएंगे। मैंने आपके बारे में सुना कि आपने काफ़ी लोगों को समय समय मदद की है। आपके विधानसभा के क्षेत्र में लोग आपसे खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रह गई होंगी जिनसे लोग आप पर विश्वास नहीं कर पाए। वो कमियों को आपने पूरा करने की इस काल में पूरा करने की कोशिश की, जबकि आप सत्ता में भी नहीं है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में आज भी हम लोग जा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है हम लोग उनके जो कामों का निस्तारण है उसको कराने का काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि लोग खुश भी रहेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार आपके इलाके में बहुत तहलका मचा रही है, बहुत नाम चल रहा है वहाँ पर। आप अगर सत्ता में आते हैं, कौन सा ऐसा काम है इसको रोकना चाहेंगे सबसे पहले? जो इन्होंने लोगों के मन में द्वेष भावना पैदा करने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं उसको पहले रोका जाए, यही हमारी भी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि देखिए, पहले कांवड़ यात्रा रोक दी गई थी, अभी कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी विशेष धर्म को खुश रखने के लिए दूसरे धर्म को नाराज कर दो आप? चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबके साथ एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको अपना धर्म पसंद है, चाहे हम हो, चाहे हिंदू मुसलमान भाई हो, चाहे जैन समाज के लोग हों। हर धर्म को हमको मानना चाहिए और उनकी जो सेवा है उनको हमें करना चाहिए। नहीं तो अब वो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेगी? जो इस समय जो मुद्दा है वो महंगाई लोगों की है, बेरोजगारी है, और जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने विकास का काम किया है। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। तो क्या आप इस समय मौजूदा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया है? विकास तो नहीं किया है इन्होंने, ये तो मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूँ। आज अगर इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इतने बड़े मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, सुविधाएं हो गई हैं, पब्लिक की ट्रांसपोर्ट देखिए कितना अच्छा हो गया, इसको क्या कहेंगे? तो मैंने तो कहा कि भाई जो ट्रांसपोर्ट और रोड है कि सब नितिन गडकरी जी का काम है। तो वो भी ये तो प्रदेश सरकार सरकार की इसमें कोई योगदान तो नहीं है। नहीं, प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल देखिए, भले ही वो आपके टाइम पर शुरू किया गया पर आज बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा आप देहरादून के अलावा बहुत सारी जगह देखिए जहाँ पर अच्छे अच्छे हाईवेज बन गए हैं, प्रदेश सरकार ने बनाए हैं। प्रदेश सरकार तो इतना नहीं करेगी तो क्या करेगी ये बताइए। मेडिकल आपने बताया, मेडिकल आपने हॉस्पिटल बना दिया, मगर आप जाके वहाँ की सुविधाएं देख लीजिए। डॉक्टर नदारद हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं, सुविधाएं नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो क्या सुविधा मिल रही है? केवल बिल्डिंग तैयार करने से लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा जब आप देंगे, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलती है और आप सरकारी में देंगे तो लोग क्यों प्राइवेट जाएंगे? वो हमको सुविधा देनी पड़ेगी। तो मान के चलिए ये सरकार अगर काम में विफल रही आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार आने के बाद में कौन से वो कार्य किए जाएंगे जो विकासहीन क्षेत्र हैं उनमें विकास कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, 102 ये एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, उसको दुगना काम करने का काम करेंगे। 112 जो पुलिस की गाड़ी थी उसको भी दुगना काम करेंगे, ताकि लोगों की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जा सके और लोगों को न्याय मिल सके। उस पर काम किया जाएगा। यही हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा। और लोगों को उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में हम लोग काम करेंगे। आज किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है क्षेत्र में,
त्राहिमाम मचा हुआ है, उस पर हम लोग काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है इस राज्य पर, अखिलेश यादव जी अपना कार्य करते आए, अच्छे से किया उन्होंने, किसी कारण नहीं जीत पाए। आपके पिताजी 2 बार सांसद रहे, फिर विधायक भी रहे। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके पिताजी की अधूरी रह गई हो, जो आप आगे चल के एक विधायक बन के या सांसद बन के पूरा करना चाहेंगे? सांसद जी ने कुशीनगर की जनता के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कुशीनगर को पिछड़ा जिला घोषित कराया था 2005 में, जब जिस समय रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे बिहार के, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3 जिले ही पिछड़े जिले घोषित हुए थे, जिसमें से कुशीनगर जिला भी उसमें पिछड़ा जिला घोषित हुआ था। और उसकी जितनी भी योजनाएं हैं आज पूरे कुशीनगर में देखने को मिलती है, और हर जिले से दुगना पैसा कुशीनगर के विकास के लिए आता है। और मुझे उम्मीद है कि कुशीनगर में उद्योग की कमी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कमी है। पिछड़ा इलाका है तो निश्चित तौर पर कुछ कमी रह गई है। हमें मौका मिलेगा तो लोगों, जो नौजवान हैं, उनके खेलकूद के लिए व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो आखिर में आप कुशीनगर से आते हैं, वहाँ के लोगों का प्यार है आपके प्रति, आप क्या कहना चाहेंगे उस जनता से? एक क्या अपील होगी आपकी तरफ से? मेरी जनता से यही अपील है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के लोगों पर विश्वास करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मुझे हमेशा से ही कुशीनगर की जनता का प्रेम मिलता रहा है और मिलता रहेगा, यही मुझे उम्मीद है। और हम कुशीनगर के विकास के लिए काम करते रहेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे नेता, युवा नेता, जो तन मन धन से हारने के बावजूद भी कार्य कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जनता कभी तो समझेगी, कभी तो सीख लेगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है, उसके अलावा भी आपके अलग अलग विचार हैं कि आपको विकास कार्यों में आप जैसे नेता आगे आने चाहिए। तो जनता से भी यही मेरी दरख्वास्त है, ऐसे नेता जो विकास चाहते हैं किसी भी हाल में, चाहे किसी पार्टी में हो। इन्होंने कई पार्टियों का समर्थन भी लिया होगा, कई पार्टियों के साथ कार्य भी किया होगा, लेकिन आज भी जनता के बीच डटे हुए हैं क्योंकि इनको आखिरकार विकास की उम्मीद है। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बातों को सुने। अखिलेश यादव जी, अगर आप पर भरोसा रखते हैं तो आपको इस बार भी टिकट जरूर मिलेगा और आप भी जनता के बीच उतरें, खड़े उतरें और जीत के सामने आएँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।